हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद हुसैन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैनक्रेटाइटिस के बारे में। पैनक्रेटाइटिस क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है और ये क्या क्या हो जाता है। बेसिकली यहाँ हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए पैनक्रेटाइटिस क्या होता है। तो पैनक्रेटाइटिस जो होता है ये इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियास, यानी कि पैनक्रियास में किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम पैनक्रेटाइटिस बोलते हैं। अब बात आती है कि ये पेनक्रियास क्या होता है। बेसिकली पेनक्रियास जो होता है ये एक डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है जो एंजाइम्स रिलीज करता है भोजन को, यानी कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ओके, तो इसके अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये जस्ट जो होता है, जो हमारा इस तरह से होता है, ये एक पत्ती के आकार का होता है। इस तरह से पत्ती के आकार का होता है। इसके अंदर और भी सेल्स पाई जाती हैं। ओके, तो ये इस तरह से होता है पेनक्रियास। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, यानी कि अब पेनक्रेटाइटिस के जब क्लासिफिकेशन के हम बात करते हैं तो ये बेसिकली चार यानी कि चार भागों में डिवाइड होता है। देखिए, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, नंबर दूसरा होता है एक्यूट रिलैप्सिंग पेनक्रेटाइटिस, तीसरा होता है क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस और फोर्थ होता है क्रोनिक रिलैप्सिंग पेनक्रेटाइटिस। ओके, तो ये चार तरह के पेनक्रेटाइटिस होते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक्यूट पेनक्रेटाइटिस क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो पेनक्रेटाइटिस जो होता है ये देखिए आपने हमें देख ही लिया, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज। अब एक्यूट क्या होता है। एक्यूट होने के कौन कौन से काउजेस होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं, यहाँ पर देखिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का जो मोस्ट कॉमन काउजेस जो होता है ना, वो होता है गॉल स्टोन, यानी कि जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें अगर स्टोन हो जाते हैं तो वहाँ से बाइल जूस जो होता है वो लीवर से आने के बाद जो बाइल जूस इकट्ठा होता है, यानी कि बाइल जूस जो स्टोर होता है हमारे गोल ब्लैडर में, तो गोल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं तो वहाँ पर जो बाइल जूस होता है वो स्टोर नहीं हो पाता और ना ही वो बाइल डक्ट के थ्रू वो डाइजेस्टिव करने के लिए एंजाइम्स को, जो जूस होता है बाइल जूस को रिलीज नहीं कर पाता। ओके, तो उसमें गोल स्टोन हो जाते हैं। तो सबसे मेन जो 90% काउजेज होता है वो इसका गोल स्टोन होता है। दूसरा जो इसका कोर्स होता है वो एल्कोहल, एल्कोहल की वजह से भी ये हो जाता है। ओके, उसके बाद आता है कौन कौन सा काउजेस हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए वायरल इन्फेक्शन, किसी तरह का वायरल यानी कि वायरस के थ्रू इन्फेक्शन होने वाला, जैसे कि मम्स, और उसके अलावा जैसे साइटोमेगेलो वायरस, ईको वायरस, इन वायरस के थ्रू जो इन्फेक्शन हो जाता है। उसके अलावा होता है कोक्सेसिक वायरस, जो इसके थ्रू जो ये हो जाता है। ओके, उसके बाद आती हैं ड्रग्स। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने के अकॉर्डिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी वजह से भी ये पेनक्रेटाइटिस हो जाता है। उसके अलावा आता ट्रॉमा, किसी तरह की अगर इंजर्ड या चोट लग जाती है उसके अलावा ट्रॉमा की वजह से। उसके अलावा जो होता है ये हाइपर कैलीमिया की वजह से हो सकता है और हाइपर ट्राइग्लिसराइमिया की वजह से हो सकता है, ट्राइग्लिसराइडीमिया की वजह से भी ये हो सकता है। ओके, अब इसके बात करते हैं मेनली पैथोफिजियोलॉजी की, यानी कि ये क्या होता है पैथोफिजियोलॉजी। बेसिकली जो होता है ना, जो पेनक्रिया जो पेनक्रियास होता है हमारा, वो एंजाइम को रिलीज करता है जिसको हम लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, सीरम लैक्टेसेंस, ये बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो पेनक्रियास के थ्रू रिलीज होते हैं। ओके, लेकिन ये जो एंजाइम्स होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में पेनक्रियास से रिलीज होते हैं, यानी कि इनका पेनक्रियास से जब ये रिलीज होते हैं तो कोई भी काम करते हुए रिलीज नहीं होते हैं, क्योंकि ये स्टमक में जाने के बाद ही काम करते हैं। जब ये जो स्टमक में भोजन पड़ा होता है वहाँ पर जाकर एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन ये क्यों इनएक्टिव फॉर्म में पेनक्रियास से रिलीज होते हैं, जो पेनक्रियास से जो ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों रिलीज होते हैं, इसका ये मेन कारण होता है कि अगर ये एक्टिव फॉर्म में हो तो ये जो पेनक्रियास की सेल्स होती हैं, पेनक्रियास खुद का जो पेनक्रियास होता है उसको ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, यानी कि खुद का जो पेनक्रियास होता है वहाँ से जो एंजाइम्स रिलीज हुए, ये पेनक्रियास है, यहाँ से जो एंजाइम्स रिलीज हुए, तो ये एंजाइम्स अगर एक्टिव फॉर्म में रिलीज होंगे तो ये खुद को ही खाना शुरू कर देंगे और पेनक्रियास को डैमेज कर देंगे। ओके, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। जब ये एंजाइम्स स्टमक में जाते हैं तो वहाँ पर एक एंजाइम पड़ा होता है जिसको हम एंटेरोकाइनेस एंजाइम बोलते हैं। ये काइनेस कीमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में बदल देता है और फूड को डाइजेशन में मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए देखते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी, एब्नॉर्मल इंट्रा पेनक्रियाटिक एक्टिविटी, एबनॉर्मल इंट्रा पेनक्रियाटिक एक्टिविटी ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम।
वही जो हमने आपको बताया। उसके बाद इंजुरी टू द डक्ट एसिनाई, इंजुरी टू द डक्ट एसिनाई हो जाएगी। इसमें जो होता है माइल्ड माइल्ड एक्यूट पेनक्रेटाइटिस और सीवियर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में क्या होता है कि जो इसका मोर्टिलिटी रेट होता है, मोर्टिलिटी रेट यानी कि डेथ का जो रेट होता है, अगर माइल्ड एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है तो इसमें 1% चांसेस होते हैं मोर्टिलिटी के, लेकिन जो सीवियर में होता है इससे लगभग 10 से 30% चांसेस होते हैं मोर्टिलिटी रेट के। ओके। उसके बाद जो इंजर टू द डक्ट एसिनाई होता है, उसके बाद ये होता है कि फैट इज कन्वर्ट टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, ये फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। उसके बाद फैटी एसिड कंबाइन होते हैं कैल्शियम विद कैल्शियम एंड फॉर्म चौल्की फॉर्म कोली वाइट डिपॉजिट स्पंजी फॉर्म में हो जाते हैं। और उसके बाद जो होता है ये हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ओके, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी इसकी। तो अब हम बात करेंगे, देखिए मोस्ट कॉमन जो डेथ इन एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में जो मोस्ट कॉमन डेथ होती है वो क्या होता है कि विद इन 2 वीक यानी कि 2 वीक के अंदर अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है और उसको 2 वीक हो गए हैं तो उसको जो मतलब अगर डेथ हो गई है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की वजह से 2 वीक के अंदर अंदर, तो उसका कारण क्या होता है कि उसका कारण जो होता है मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम हो जाता है। यानी कि जो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं अदर, वो ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। ओके। तो जो सबसे ज़्यादा मोस्टली जो डैमेज होता है वो लंग्स होता है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है, पूरी तरह से हमारे जो टिश्यू तक जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। ओके। लेकिन आफ्टर 2 वीक, 2 वीक के बाद अगर हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट की डेथ होती है तो उसके अंदर कंडीशन होती है सेप्सिस की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके। तो ये कारण होते हैं इसके डेथ होने के एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में। अब अगर इसके क्लिनिकल फीचर की बात करें कि पेनक्रेटाइटिस है तो उसको कैसे पहचाना जाता है, उसके कौन कौन से क्लिनिकल फीचर होते हैं, तो सबसे पहला देखा जाता है कि एब्डोमिनल पेन। इसका जो पेन होता है ना वो एपिगेस्ट्रियम में पेन होता है, लेकिन ये जो बैठ जाते हैं, हम लोग बैठे होते हैं तो ये जैसे ही एपिगेस्ट्रियम में पेन उठता है तो ये धीरे धीरे लेफ्ट साइड में चला जाता है, बैक साइड की तरफ चला जाता है, पीछे की ओर चला जाता है, लेफ्ट साइड में पीछे की ओर चला जाता है, पीछे की ओर चला जाता है। और इसका कारण एब्डोमिनल पेन का ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा मील हमने ले लिया या बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, और अगर हमने अल्कोहल ले लिया या बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो ये 12 से 14 घंटे में ही जो हमारा जो ये पेन हो रहा होता है वो पीछे कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बैक साइड में चला जाता है। और ये पीछे होता हुआ शोल्डर की तरफ भी चला जाता है, इलियक फोसा में भी चला जाता है। ओके। और होल एब्डोमेन में भी ये पेन कर सकता है, यानी कि ये कारण होता है इसका मेन सबसे ज़्यादा। उसके अलावा नोजिया वोमिटिंग इसमें हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। फीचर ऑफ शॉक, शॉक के फीचर एंड डिहाइड्रेशन आपको देखने को मिल सकता है इस कंडीशन में। ओलिगो यूरिया हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, एसिडोसिस इसमें हो सकता है, माइल्ड जॉन्डिस आपको कंडीशन हो सकती है, हाई फीवर इसमें आपको देखने को मिल सकता है। ओलिगो यूरिया यानी आपका यूरिन बहुत कम होगा, यानी कि बहुत जो इसका आउटफ्लो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, मतलब धीरा हो जाएगा, लो हो जाएगा। ओके। इसके अलावा हाइपोक्सिया, एसिडोसिस, ये सब कंडीशन इसमें देखने को मिल सकती हैं। ओके। अब जो पेनक्रेटाइटिस है उसका डायग्नोज हम कैसे करते हैं ना, किस तरह से पहचानते हैं, तो बेसिकली जो इसका डायग्नोज होता है ना वो हम देखते हैं कि देखिए इसका जो यूजुअली मेड बाय क्लिनिकल फीचर, जो हमने क्लिनिकल फीचर देखे उसके अकॉर्डिंग, और लैब के जो लेबोरेटरी टेस्ट होता है, लैब के थ्रू जो लैब के इन्वेस्टिगेशन आती है उसके थ्रू हम देख सकते हैं इसके अंदर एमाइलेज और लाइपेज जो होता है बढ़ जाता है। ओके। तो इसमें जो होता है एमाइलेज जो होता है नॉट वेरी स्पेसिफिक, एमाइलेज जो होता है जब बढ़ जाता है तो ये नहीं माना जाता स्पेशली कि ये बढ़ गया है तो आपको पेनक्रेटाइटिस हो सकता है, ये और भी कंडीशन में भी बढ़ सकता है। लेकिन जब लाइपेज बढ़ता है तो ये मोर स्पेसिफिक होता है, यानी कि लाइपेज अगर बढ़ गया है तो ये ज़रूरी कंडीशन हो सकती है कि आपको पेनक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। तो ये कंडीशन, ये इसके टेस्ट होते हैं। उसके अलावा लैब में एलएफटी टेस्ट होता है, ब्लड का ग्लूकोज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ब्लड में जो ग्लूकोज होता है ना वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पेनक्रियाज जो है डैमेज हो चुका है, पेनक्रियाज एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हो सका है, इन्फ्लामेशन हो चुका है, जिसकी वजह से आपकी जो बीटा सेल्स होती हैं,
जो बीटा सेल्स होती हैं इसके, जो आपके पेनक्रियास के अंदर, यहाँ पर पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स होती हैं ये इंसुलिन को रिलीज़ करती हैं। इंसुलिन को रिलीज़ करने की वजह से जो ये हम फूड खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी के लिए ग्लूकोज मिलता है। अब ये ग्लूकोज को जो होती है कंट्रोल करती हैं ये, ओके। अगर ये बीटा सेल डैमेज हो जाए तो ग्लूकोज का कंट्रोल डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस भी हो जाएगा, ओके। तो ये इस कारण से होता है। उसके अलावा WBC का काउंट इसमें बढ़ जाता है, लगभग 15,000 से 30,000 WBC का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ओके। उसके अलावा अगर हम देखें तो प्लेन एक्सरे इसमें कर सकते हैं। एक्सरे में हम बहुत सारी मतलब इन्फ्लामेशन इसमें देखा जा सकता है। USG कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड हम कर सकते हैं इसमें, और MRI की कंडीशन भी आ सकती है, MRI भी हम इसमें कर सकते हैं, ओके। तो ये होता है इसका डायग्नोसिस। अब अगर इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट इसमें क्या देते हैं, तो सबसे पहले जो इसका ट्रीटमेंट होता है बेड रेस्ट, यानी कि सबसे पहले बेड रेस्ट इसको दिया था। कोई भी चीज़ खाने के लिए नहीं दी जाती, नथिंग पर ओरल, यानी कि ओरल के थ्रू, जो माउथ के थ्रू कुछ भी हम इसको खाने नहीं दे सकते। NPO यानी कि नथिंग पर ओरल, हम इसको कुछ खाने के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा होता है कि इस कंडीशन में अगर हम इसको खाने के लिए देंगे तो हो सकता है कि इसको, यानी कि इस पेशेंट को वोमिटिंग की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वोमिटिंग हो जाए इसको बहुत ज़्यादा, ओके। उसके बाद जो दूसरा ट्रीटमेंट होता है इन्फ्यूज फ्लूड रिसेसिटेशन होता है, फ्लूड रिसेसिटेशन होता है। इसमें जो हम IV फ्लूड दे सकते हैं, IV फ्लूड इसमें देते हैं, जिसमें फ्लूड का जो सबसे जो मेन इसका जो फ्लूड चॉइस होती है वो रिंगर लैक्टेट होती है, रिंगर लैक्टेट इसमें चढ़ाते हैं। उसके बाद जो दूसरा तीसरा ट्रीटमेंट होता है वो ऑक्सीजन सप्लीमेंट, यानी कि हाइपोक्सिया की कंडीशन तो नहीं है तो इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई हम देते हैं, ऑक्सीजन हम इसको देते हैं। उसके अलावा आती हैं कुछ एंटीबायोटिक्स आती हैं, एंटीबायोटिक्स जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक्स होती हैं उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, ये देते हैं, जिसमें इमीप्रेनियम इंजेक्शन देते हैं, जिसमें 500 mg IV पर 8 आवर इसको हम देते हैं। या उसके अलावा हम सिफ्रोक्साइम दे सकते हैं, सिफ्रोक्साइम भी दे सकते हैं, यानी कि इसमें से कोई भी हम एंटीबायोटिक इसमें दे सकते हैं, चलाते हैं, जिसमें लगभग 1 ग्राम का जो IV इंजेक्शन होता है उसको हम पर 8 आवर में इसको देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इसका ट्रीटमेंट होता है एनाल्जेसिक, यानी कि पेन रिलीफ मेडिकेशन। पेन रिलीफ मेडिकेशन में क्या होता है, जो पेन हो रहा होता है उसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में अगर दें तो इसको मेटामिजोल मेडिसिन हम दे सकते हैं, मेटामिजोल मेडिसिन हम देते हैं, ओके। ओपोइड, यानी कि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है उसको रिलीव करने के लिए ओपोइड मेडिसिन देते हैं, जिसमें हम मेडिसिन दे सकते हैं ये वाली बुप्रेनोर्फिन मेडिसिन इसमें हम दे सकते हैं, ओके। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से हम इसको दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर बेड रेस्ट इसको दे सकते हैं हम, जो अगर फूड इसको खिलाना होता है, यानी कि बेड रेस्ट देते हैं, और इस पेशेंट को अगर फूड खिलाना होता है तो ये माउथ के थ्रू एक पाइप डाला जाता है, पाइप के स्टमक तक पाइप डाला जाता है, और उस पाइप से ही वो फूड को दिया जाता है, ओके। तो ये इसमें ट्रीटमेंट इसका होता है। अब इसकी बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, यानी कि आपको कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन इसमें देखने को मिल सकती हैं। तो बेसिकली जो कॉम्प्लिकेशन इसमें देखने को मिल सकती हैं, शॉक या रेनल फेलियर। आपको शॉक हो सकता है, रेनल फेलियर भी हो सकता है इस कंडीशन में। उसके अलावा हाइपोक्सिया हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैलीमिया हो सकता है, नेक्रोसिस, एप्सिस, GIT ब्लीडिंग, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंडीशन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ओके। सो आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर देखिए बात किया कि इसका पेनक्रेटाइटिस क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं इसके। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की हमने सबसे पहले बात की, दूसरी वीडियो में हम क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस की बात करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की बात की, जिसके काउजेस, पैथोजेनेसिस की हमने बात की, मोस्ट कॉमनली डेथ क्या होती है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में, क्लिनिकल फीचर इसके क्या होते हैं, डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, और इसका ट्रीटमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, ओके। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जो वीडियो हम डालें आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप को नॉलेज मिल सके, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।